पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े एक्शंस लिए गए, बहुत कड़ा संदेश दिया गया है पाकिस्तान को। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है, डिप्लोमेटिक टाइज कम कर दिए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में हर तरफ गम और गुस्सा है। भारत में उबाल का अंदाजा पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह है, इसीलिए पाकिस्तान में भारी बेचैनी दिख रही है। पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना में तेजी से मूवमेंट हो रही है। जवानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। सीमा से लगे इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को अनहोनी का डर सता रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर आगे की रणनीति बना रहे हैं। बैठकों का दौर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के कोर कमांडर आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिर आने वाली संभावित बला को टाले तो कैसे टाले। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जी और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पाकिस्तानी सेना में बेचैनी बढ़ गई है। पाक सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। पाक सैनिकों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो एक बड़ी स्ट्राइक का डर इस वक्त पाकिस्तान को कैसे सता रहा है, जनरल मुनीर की सेना में कैसा खौफ है, कैसा डर है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। पाकिस्तानी सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ सैन्य गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एयरबेस पर विमानों की तैनाती भी पाकिस्तान की फौज ने बढ़ा दी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे ताजा अपडेट है। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखें कैसे भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खलबली है, पाकिस्तान में टेंशन है, पाकिस्तानी सेना में हलचल कैसे बढ़ गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। रात भर जागे रहे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी किसी भी संभावित हमले को लेकर भारत की तरफ से। पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट बहुत तेज हो गई है। पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। जी हां, और तो और एयरबेस में भी विमानों की तैनाती पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की कराची से लाहौर में तैनाती की गई है। ये डिप्लॉयमेंट जो है ये चेंज किया गया है, बदला गया है। पाकिस्तानी सेना के छोटे विमानों को भी कराची से रावलपिंडी बेस भेजा गया है। तो ये मूवमेंट क्या कहानी कह रही है? इस वक्त पाकिस्तानी सेना में ये जो खौफ नजर आ रहा है भारत का, ये जरा हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके मायने क्या हैं ये आपको बताएंगे। हमारे साथ देखिए इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं, अम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरहद पार से डॉक्टर इरशाद अहमद खान नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहलगाम से इरफान कुरैशी हमारे साथ हैं जहां पर हमला हुआ था। अटारी बॉर्डर से मोहित मल्होत्रा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में ये जो खौफ, ये जो डर नजर आ रहा है, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी आप डिनायल मोड में तो हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि हमें अब किस कदर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जो गलती की गई है पाकिस्तान की तरफ से इस बार, उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत में हुई CCS के बाद से लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्हें ये पता है कि भारत की तरफ से हर हाल में एक्शन होगा। हालांकि बहुत सारे एक्शंस लिए गए जिसके बारे में खुद विदेश सचिव ने अनाउंसमेंट भी किया था, लेकिन उनकी नज़र में या उनको डर है भारत द्वारा लिए जाने वाले मिलिट्री ऑप्शंस को लेकर, क्योंकि जब कल विदेश सचिव ने यह ऐलान किया कि CCS की मीटिंग में भारत की सभी फौज को और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, उसके बाद से उन्हें लग रहा है कि किसी भी वक्त ठीक वही घटना होगी जिस तरीके से उरी में होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई या पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ,
ठीक उसी तरह का कोई हमला भारत की तरफ से हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, तो उसको लेकर कहते हैं ना कि वो समय भी हम चुनेंगे, वो जगह भी हमारी होगी, और फिर किस पर अटैक करना है वो भी भारत तय करेगा। ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ पीएमएलएन के नेता मौजूद हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को इस डिबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। इरशाद साहब, ये क्या कर दिया? बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, इस बात का खौफ क्या पाकिस्तान में पूरी तरह से पसर चुका है? और ये जो सैन्य मूवमेंट हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है इस वक्त, जो हलचल नजर आ रही है, वो इसकी तस्दीक कर रही है क्या? माने हम? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो ये कहूंगा बहुत अफसोस हुआ जो वहां लोग मारे गए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप जो हलचल देख रहे हैं ना, हम जैसे अभी नंदन को चाय पिलाई थी, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी जेलें साफ कर रहे हैं, अपनी जो कुछ चीजें जहां आप लोगों को मेहमान नवाजी करनी है अच्छे तरीके से, वो कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद नहीं कि अभिनंदन का जहाज मेरे शेरों ने कैसे गिराया था। आप बात आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से, दहशतगर्दाना सोच से। दहशतगर्दी ना फैलाएं खित्ते में, ज्यादा बेहतर है। आप समझते ये हैं कि जैसे फलस्तीनी निहत्ते लोगों को मरवा दिया आपने इजराइल से, पाकिस्तान के साथ उंगली करेंगे तो खुदा की कसम हाथ होगा, और हाथ भी ऐसा होगा। इरशाद साहब, बहुत सीधा सवाल हमने आपसे पूछा था, आप हमारे मेहमान हैं इसलिए बहुत नर्म अल्फाजों में आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो सैन्य मूवमेंट है, क्या ये इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इस बार बहुत गलत किया है, और इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप लोग खुद को तैयार कर रहे हैं? मेरा सवाल ये था। मैंने वही जवाब दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने मेहमानों की, कि आएंगे तो खूब सेवा की जाएगी आप लोगों की। आप बाज आ जाइए, ऐसा हरकत मत यानी आप ये मान रहे हैं कि बहुत गलत किया है पाकिस्तान ने? आप ये मान रहे हैं कि बहुत गलत किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं? मान रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी दहशतगर्दाना सोच से। अरे इरशाद साहब, आप किस सेवा की बात कर रहे हैं? इरशाद साहब, इरशाद साहब, आप 1965 और 1971 और करगिल में जो सेवा हमने आपकी की थी वो भूल गए क्या, जब आप सेवा की बात कर रहे हैं? मैं ऐसी सेवा करेंगे। देखिए, पुरानी बातें मत छेड़िए, आज की बात कीजिए। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं, मत कीजिए, मत कीजिए। खुदारा क्यों लौटाना पड़ा था आपको पता है ना? आप अपने लीडर नवाज शरीफ साहब से कभी बात करिए। आपको याद है कि जब खुद ही कहा गया था कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पैर थरथरा रही थी, पैर कांप रहे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जैसे सॉरी बोलकर और अभिनंदन को जैसो यहाँ पर भारत वापस भेजा था, तो आपको पता नहीं है क्या कि अभिनंदन को क्यों भेजना पड़ा था? अगर इतना ही आप मुझ पर ताव दे रहे थे तो रख लेते। नहीं, आप अभिनंदन को रख लेते और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप अभी बात करने की स्थिति में होते। कैसी बात करते हैं साहब? आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, नई बात। अगर अभिनंदन रह गया होता पाकिस्तान में तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की बुनियाद खत्म हो गई होती। खुदा की कसम औकात पता लग जाती है आप लोगों की। औकात तो देखिए, औकात तो हमें पता ही है, जब दुनिया सलाम करती है तो हमें पता है हमारी औकात क्या है। औकात तो आपको पता होती है जब आप कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। औकात तो तब पता चली थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। औकात तो ज्यादा दिन नहीं हुए। इरशाद साहब, कुछ दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे और हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के लोगों ने किस तरह से आपको औकात दिखाई थी। सोचिए, एक मेले के एक छोटे सी सेना ने छोटी सी मुझे बोलने एक लम्हा बोलने हम औकात दिखाने पर आएंगे तो क्या होगा? आप नवाज शरीफ से पूछे ना, आप तो अपनी पार्टी के बहुत छोटे से नेता हैं, आप अपने लीडर नवाज शरीफ से पूछिए, वो बताएंगे। इरशाद साहब का बहुत बड़ा इंसान हूं मैं। इरशाद साहब, एक बार फिर मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि इस बार गलती बहुत बड़ी हो गई? आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुके हैं, आप लोग एयर स्ट्राइक झेल चुके हैं, उसके बाद आपने ये तीसरी गलती जो की है, ये बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। कुछ ऐलान किए जा चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके एक जख्म दिया जा चुका है, लेकिन अब जो जख्म मिलेगा वो उससे भी बहुत बड़ा होगा, इसका एहसास है आपको? देखिए, प्लीज मुझे सुनिएगा। मैं ही कहूंगा, ये वाली गलती आज जो परसों पुलवामा में आपने की, पहलगाम में, यही गलती 2000 में आपने 40 सिखों को मार करके की थी, जब उनके प्रेसिडेंट आ रहे थे। अब इनके वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपने फिर वही गलती दोहराई जो 2000 में दोहराई थी कि 40 सिखों को मार के आपने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की। यानी कोई एहसास नहीं है आपको? कोई गलती पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किस तरह से इस हमले को पूरी तरह से अंजाम दिलवाया, यहां पर भेजे गए अपने 4 आतंकियों के द्वारा, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं, कोई मलाल नहीं आपको?
अभी भी आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं अगर है। हम कोई गलती करेंगे या हम शरारत करेंगे हम मानेंगे, लेकिन जो गलती पे गलती आपने कर अरे इरशाद साहब आप ऐसे मत बोलिए, हम हवा में नहीं बात कर रहे। इरशाद साहब कोई हवा में बात नहीं कर रहे। इन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन थी, AK-47 इनके पास था। मुजफ्फराबाद से, कराची से बकायदा वहां से हैंडलर से इनको पूरा कांटेक्ट कर रहे थे, इनको हैंडल किया जा रहा था। बॉडी कैम्स थे इनके पास, एक एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दे रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं इरशाद साहब? मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखें, चंद लम्हों में नहीं पता लगता कि कौन दहशतगर्द था, कहां से आया था, कौन सा असला था। जो चलिए ठीक है, ये डिनायल मोड कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है इरशाद साहब। मैंने आपको बार बार मौका दिया, इतना वक्त हमने इस चर्चा का जाया किया। संजय सोय साहब, क्या जवाब है, क्या इलाज है? डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उन्हें कम किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया गया है 1960 की। अब आगे क्या, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो सरकार ने डिसीजन ले लिया है उसके बारे में बता दें। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में हमले का डर कैसा सता रहा है? पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त हड़कंप है। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी। एलओसी से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने देखिए कैसे रात भर उड़ान भरी, और जो एलओसी से लगते इलाके हैं, सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो एलओसी से लगते इलाके हैं उनमें पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से आतंकिस्तान में भय है, बदला तय है। पाकिस्तान में भय, कश्मीर सीमा के पास पाक सैन्य तैनाती कर रहा है। बड़े परिवहन विमानों की मूवमेंट नजर आई है। C-130E हरक्यूलिस विमानों की मूवमेंट भी देखी गई। इसके अलावा PAF-198, PAF-101, PAF-177 विमानों की मूवमेंट भी ट्रेस की गई। कराची से लाहौर, रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए पाकिस्तानी विमान, कराची के नूर खान एयरबेस से विमानों को रवाना किया गया। PAF-198, C-130E से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और इन विमानों की मूवमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। PAF-101 खुफिया अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। संजय सोय सर, इस मूवमेंट का मतलब क्या है? पाकिस्तान में ये जो भय नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? खौफ बहुत ज्यादा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है भारत की तरफ से। देखिए समीर, जिस प्रकार से नियत लोगों का खून बहा, और इरशाद साहब तो खैर मुझे पता है कि ये हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं कि हमें तो पता नहीं, आप ही लोग कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है। शायद यही कारण है आज जो पाकिस्तान की जो हालात है वो इस तरह की सोच की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात है कि आप टेरर को सपोर्ट करते रहे, आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे और बाद में पल्ला झाड़ लें। लेकिन आम जनता समझती है, आवाम समझती है। मैं ये मानता हूँ कि भारत ने अभी ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है, अभी सिर्फ डिप्लोमेसी के द्वारा हमला किया गया है। लेकिन मैं एक मिलिट्री मैन के द्वारा जानता हूँ, और जिस प्रकार से होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया है। तुरंत श्रीनगर गए, तुरंत पहलगाम गए। होम मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी ने तीनों चीफ की मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री जी लौट गए। ये 28 जो लोग हैं हमारे आम आदमी, उनका खून बहा बर्बाद नहीं जाएगा, और ये बदला लिया जाए, ये मेरी भी मांग है सरकार से, और ये होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वही इस चीज को करवा रही है। ये आतंकवादी तो उनके लिए कठपुतलियां, मर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेना को भुगतना पड़ेगा। आसिम मुनीर की जो सोच है आज वही सोच है, आतंकवाद की तरफ पुराने ISI के रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तरफ बंटवारा करने वाली बात है। ये सब चीजें देखते हुए मेरा ये मानना है। बिल्कुल संजय सोय सर, और आसिम मुनीर को करारा जवाब अब मिलेगा। जो बयान दिया गया था, गले की नस बता दिया गया था, जिस तरह से कश्मीर को लेकर अब भारत की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सुमित
एक बात बताइए, कल जो 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बोला गया बहुत तल्ख लहजे में कि करारा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जो सोचा ना होगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरफ से। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या इंडिकेशन इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि सीसीएस की बैठक से ठीक पहले ही राजनाथ सिंह ने बात कह दी थी, और ये बात उन्होंने तब कही थी कि जब उन्होंने तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ साथ एनएसए के साथ और सीडीएस के साथ 2.5 घंटे से ज्यादा की मीटिंग की थी। मैं आपको बताऊं कि मीटिंग के अंदर ये तय किए गए थे कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी रिटेलिएशन की। डिप्लोमेटिक सैंक्शंस अलग हैं, वो स्ट्राइक्स अलग है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, इनके पास चर्चा की गई। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब सीसीएस हुई तब उनके पूरे मसौदे साझा किए गए, उनको बताया गया कि ये हमारे प्लान ऑफ एक्शन है। देखिए, ये डिफेंस के अंदर एक चीज बहुत क्लियर होती है कि आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रखते हैं। आप ये नहीं बताते कि आखिरकार आपके प्लान क्या है, कौन से प्लान पे काम किया जा रहा है, और मल्टीपल प्लान्स होते हैं ताकि आप दुश्मन को ये सरप्राइज दे सके कभी भी वक्त रहते हुए। डिप्लोमेटिक सैंक्शंस हो या फिर आप कह सकते हैं कि इंडस वैली के ऊपर आपने उसको होल्ड कर दिया, ये सारी चीजें एक तरीके से आप कागजी कार्रवाई या फिर आप कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन जमीन पर जब आपको कार्रवाई करनी होती है तो आपको एक बड़ा सरप्राइज, एक बिग सरप्राइज हमेशा रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद उसकी तैयारियां, उसका गो हेड सीसीएस की मीटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। फोर्सेस लगातार उसको तैयार करिए, और मैं आपको बता सकता हूं कि फोर्सेस का ये मानना है कि वो अपने वक्त पे अपनी जगह पर वो स्ट्राइक्स करेंगे या फिर वो रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे सबसे ज्यादा डर इस समय पाकिस्तान को है, वरना पाकिस्तान इतने आनन फानन के अंदर अपनी मोबिलाइजेशन नहीं करता। पाकिस्तान की नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इस समय मैसिव मोबिलाइजेशन पे फॉरवर्ड एरियाज के अंदर मैसिव मूवमेंट हो रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की जो सेना है वो इस वक्त खौफ में नजर आ रही है। जबरदस्त हलचल है पाकिस्तान में। हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स, 18 फाइटर जेट लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए हैं। एक और अहम खबर, लाहौर और रावलपिंडी बेस भारत के सबसे करीब है। 20 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये एक और अहम खबर पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट से जुड़ी हमारे पास आ रही है। 18 फाइटर जेट्स लाहौर और रावलपिंडी के लिए रवाना किए गए हैं, जो कि भारत के सबसे करीब के बेस हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक्टिव हो गए हैं। तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक ली गई है। बैठक में पूरी तैयारियों का आदेश दिया गया है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, और क्योंकि पाकिस्तान को डर इस बात का है कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी सरप्राइज दिया जा सकता है। अब भारत की तरफ से जो उरी के बाद हुआ, जो पुलवामा के बाद हुआ, जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक हुई, इस बार एक्शन उससे बड़ा होगा, यह पाकिस्तान को पता है। तो एक्शन की जो दहशत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की वायुसेना की नींद कैसे उड़ गई, रात भर सोए नहीं ये लोग। आप समझिए, 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए, जो कि बॉर्डर से एकदम सटते हुए लगे हुए। लाहौर रावलपिंडी एयरफोर्स स्टेशन भारत की सीमा से बेहद करीब है। लाहौर रावलपिंडी भेजे गए सभी फाइटर जेट चीन निर्मित JF-17 है। सभी 20 कॉम्बैट फाइटर जेट स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स रात भर चौकन्नी रही। हमले का जो खौफ है वो पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमले का डर इस वक्त सता रहा है। और अटारी बॉर्डर देखिए, कल सीसीएस की बैठक के बाद जो 5 बड़े फैसले लिए गए, उसमें अटारी बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है उसको बंद किया गया है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त वहीं से हमें लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, वहां पर क्या देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि अब जो अटारी बॉर्डर है उसकी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त मैं अटारी बॉर्डर पर मौजूद हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है भारत पाकिस्तान का। यहां से व्यापार भी होता है, लोग भी आते जाते हैं, और लगातार आप देखिए ये जो ऑटो आप देख रहे हैं, इसमें जो लोग हैं वो आ रहे हैं लगातार, जिनको आगे पाकिस्तान की तरफ जाना है। और उनको BSF के जो यहाँ पर ऑफिसर खड़े हैं वो उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। उनका पासपोर्ट जो है वो ग्रीन पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति है। अगर आप भारतीय पासपोर्ट के साथ हैं और आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा भी है तो आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है। कई लोग यहाँ से वापस भेजे जा चुके हैं, और सिर्फ जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको पता लग रहा है कि भारत ये बॉर्डर बंद कर चुका है और उनको एक अल्टीमेटम है कि वो 48 घंटे में वापस लौट जाएं, तो वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो पासपोर्ट हैं वो दिखाते हैं। जिसके बाद आप देखिए लगातार जो ये इस तरह से ऑटो में लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इधर
जो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो ज़्यादातर व्यापार होता है वो अब अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के का रास्ता है वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो व्यापार भी प्रभावित होगा। तो पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है भारत सरकार ने, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनमें होड़ मची है कि जल्द से जल्द वो इस बॉर्डर से जो पहुँचे थे यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में अपने रिश्तेदारों के पास या फिर कोई इलाज करवाने, तो वो जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। इसी वजह से जो पाकिस्तानी भारत आए हुए थे वो लगातार यहाँ से वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल मोहित, बने रहे आप हमारे साथ, आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को भारत में न रहने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है, वापस जाने की हिदायत दे दी गई है सीधे तौर पर। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है सीसीएस की मीटिंग में, एक तो डिप्लोमेटिक टाइज कम किए गए हैं, पाकिस्तानियों को भारत से वापस जाने के लिए सीधे तौर पर कह दिया गया है, एक मियाद उन्हें दी गई है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसे खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1948 को जब 2 नहरों का पानी रोका गया था तो तकरीबन 17 लाख एकड़ जमीन पर सूखे का खतरा मंडरा गया था पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की। अब इस पूरे समझौते को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका सबब क्या है, कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, अगर आप बता पाए? देखिए, सिंधु जल संधि जो है वो एक भारत पाकिस्तान के बीच में एक एग्जाम्पलरी संधि थी और जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था। जितने भी युद्ध हुए हमारे बीच 65 में, 71 में और कारगिल में, उनमें भी इसके द्वारा जो दिया गया फॉर्मूले के द्वारा जो पानी दिया जाता था वो बंद नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं इसकी सीवियरिटी कितनी है, और उसको हमने अभी सस्पेंड किया है। और आगे आने वाले दिनों में देखिए, पाकिस्तान इस समय जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसको बहुत फेस कर रहा है। एक तो बाढ़ बहुत आती है, वहाँ बाढ़ के आने के चलते जो पूरा जलमग्न इलाका है वहाँ खेती नहीं हो सकती। जहाँ खेती हो सकती है वहाँ इंडस संधि से जो पानी जाती है उसके द्वारा खेती होती थी। अब वो लोअर राइपेरियन स्टेट में भी पानी को बंद किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा। पाकिस्तान की इसमें क्षति बहुत होगी, और आगे आने वाले दिनों में ये तो एक ये कहा जाए डिप्लोमेटिक रिस्पांस है या नॉन मिलिट्री रिस्पांस है। अब जो मिलिट्री रिस्पांस जो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो और भयावह होगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान किसी भी तरह से अपोलोजेटिक नहीं है, जैसा आपके स्टेटमेंट्स से भी लग रहा है, पहले भी सुना, और अभी जो पीएमएल के स्पोक्समैन है वो भी बता रहे हैं कि बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। वो तो हम पर ही ब्लेम करते हैं कि हमने ही अपने नागरिकों को मारा है। इससे और विभत्स क्या हो सकता है? पाकिस्तान एक कॉन्स्पिरेटोरियल स्टेट है, कॉन्स्पिरेसी पे सरवाइव करता है और आज तक इसी कॉन्स्पिरेसी पे चलता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूसेंस फैलाने की है, न कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ये सब जानता है। वो जो भी करते हैं वो अपने धर्म के नाम पे करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 80 के दशक में जनरल जिया की जो पॉलिटिक्स थी, जिसने आज पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी उनके सामने खड़ा कर दिया है, वैसी स्थिति अब फिर आने वाली है। पाकिस्तान इस समय खुद बंटवारे से डर रहा है, इसलिए उसने एक नया बोगी खड़ा किया है हिंदुस्तान का। और नया क्या है, पुराना ही है, लेकिन उसने फिर वो रिवाइव कर दी है जो 80 और 90 के दशक की पॉलिटिक्स थी कि अगर इस्लाम को काबिज रखना है तो हिंदुओं को डेमोनाइज करना है। और वही पॉलिटिक्स का एक तरीका है जो इन्होंने पहलगाम में अभी दिखाया है। जो 80-90 में देखा गया एक बार फिर से, उसे पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए, अपने आतंकियों के जरिए रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं, इस बार मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान डर गया है, खौफ में है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नेवी को अलर्ट किया है। पाकिस्तान को डर भारत समंदर से कर सकता है हमला। पाकिस्तान ने लाइव फायरिंग की वार्निंग भी जारी की है। तो आप देखिए एक तरफ किस तरह से एयरफोर्स की मूवमेंट देखी जा रही है, जो हमने आपको बताया कराची से लाहौर रावलपिंडी की तरफ 18 की संख्या में फाइटर जेट्स को मूव किया गया बॉर्डर पर। इसके अलावा वहां पर जो सेना है, आर्मी है, उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ नेवी भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो सबसे बड़ी नसीहत तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए यही कि ऐसा काम करो ही क्यों कि इस कदर खौफ में जीना पड़े। भारत के एक्शन से इस वक्त पाकिस्तान कांप रहा है। नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। अरब सागर में पाक नेवी की फायरिंग एक्सरसाइज हो रही है। UKMTO को पाकिस्तानी नेवी ने जानकारी दी है। आज से कल शाम तक यह एक्सरसाइज चलेगी।
वॉरशिप मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की भी जानकारी दी गई। और इसके अलावा आप देखिए कराची ग्वादर के पास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट साउंड कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल्स को इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। सुशील कुमार सिंघल सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेटिक टाइज है इसको कम किया गया, स्टाफ की जो संख्या है उसको 55 से घटाकर 30 किया गया। इसके अलावा तीनों जो सेना के एडवाइजर्स हैं उन्हें भी पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित किया गया। 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई कि वो तुरंत चले जाएं और इसी तरह से पाकिस्तान में जो है उनको लेकर भी एक कदम उठाया गया है। क्या लग रहा है ये जो तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है और भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए जो डेडलाइन फिक्स की है, इस अंतराल के अंदर या फिर इसके बाहर कुछ बड़ा एक्शन संभावित है क्या? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है हमारे इनोसेंट लोगों पे, नागरिकों पे, टूरिस्टों पे, तो उसकी जो भारत जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो एक कैलिब्रेटेड तरीके से दी जा रही है। पहले हम जो है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मीन्स यूज़ कर रहे हैं कि जैसे इंडस वैली को हमने एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर दिया, और इसके बाद में जो है जो दूसरी ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं, वो बिल्कुल है कि बिल्कुल ऑन प्लेट हैं। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो पिछले जब तक पहली बार हमने जो उनको जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले उनको ये था कि भारत उनसे जो है बिकॉज उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है तो भारत उनके ऊपर हमला नहीं करेगा कन्वेंशनल में, जिसके भ्रम को उसको इस बार पीछे 2 दफ़ा में तोड़ दिया गया है। तो अभी एक बताऊं, अभी 1993 की एक CIA की रिपोर्ट है जो अभी डिक्लासीफाई हुई है, उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उस ज़माने में कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कन्वेंशन वार में हम जो है इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो एटॉमिक जो है केवल बॉम्ब है हमारे को बचा सकता है। लेकिन वो भ्रम भी जो है इनका तोड़ दिया गया है। तो अब जो इसके बाद जो होगा, एक तो अब क्योंकि अब हम इंडिया को सभी लोग देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि जो है जैसे हमास ने किया था। बता दीजिए सर जल्दी से कि ये जो डिप्लोमेटिक टाइज कम किए गए हैं, डिफेंस अटैचीज को वापस भेजा जा रहा है, इसका प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि इसका जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पर है कि उनकी जो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो उससे जो है कोऑर्डिनेशन एक हुआ करता है इनके डिफेंस अटैचेस का, तो वो खत्म हो जाएगा। हम उससे कह रहे हैं कि हमें आपसे बात करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करना आपसे बात। ठीक है, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि ये एस्केलेट होगा। बिल्कुल सर, तो कूटनीतिक स्ट्राइक हो गई और उसके बाद अगला जो एक्शन होगा वो इससे भी बड़ा होगा जो कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बहुत बड़ी तैयारी, अरब सागर में आगे बढ़ रहा है INS विक्रांत। पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल। यहां पर अरब सागर में भारतीय नौसेना इस वक्त अलर्ट पर है। तो ये देखिए, हम आपको बता दें कि एक तरफ भारत की तरफ से जो कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है, जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो जिसे फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर जो फैसला लिया गया, या फिर जो SAR के तहत एग्जेम्पशन पासपोर्ट जो है, वीजा जो स्कीम है, उसको फिलहाल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तमाम जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में है उन्हें 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है वापस जाने के लिए। इसके अलावा और क्या हो रहा है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी आपके सामने। कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब मिलिट्री एक्शन की बारी है क्या? इंडियन नेवी का INS विक्रांत बंदरगाह से रवाना करवाकर तट के पास अरब सागर में आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में हड़कंप है। अब भारत की रणनीति यहां पर क्या समझ में आ रही है? पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी, बड़े मिलिट्री एक्शन की इस वक्त तैयारी है। टारगेट पर क्या है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत टारगेट पर है। पाकिस्तान का मुख्य सैन्य जो बंदरगाह है वो इस वक्त टारगेट पर है। ये जो तैयारियां हैं वो बतला रही है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, जो जानकारी सामने आ रही है, क्या मल्टी डायमेंशनल जो एक्शन होगा अब वो मिलिट्री की तरफ से लिया जाएगा, इस बात की इंडिकेशन है जो तैयारियों की तस्वीरें और जो खबर हम बता रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि करुणा अब सिर्फ एक लहजे का या एक तरीके का रिटेलिएशन नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि हर तरफ से, चाहे वो आप डिप्लोमेटिक कह लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक कह लीजिए, चाहे आप कल्चरल कह लीजिए,
और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे। अभी आपने 2 खबरें बताई, खासतौर पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि जो नोटम इशू किया गया है पाकिस्तान नेवी की तरफ से, वो कल जारी किया गया है। अक्सर नोटम जो होता है 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, हफ्ते भर कम से कम मिनिमम पहले नोटम इशू किया जाता है, लेकिन कल आनन फानन में ये नोटम इशू किया गया और इसका मकसद साफ था कि इस पूरे इलाके को सिक्योर करना है, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि अब एयर स्ट्राइक्स और आप कह सकते हैं आर्मी स्ट्राइक्स के साथ साथ नेवल स्ट्राइक्स हो सकती हैं। और ये इसलिए क्योंकि ग्वादर के एरिया के आसपास जो टेररिस्ट कैंप्स इन्होंने बसाए हुए हैं, जो लगातार भावलपुर के अंदर टेररिस्ट जैश के कैंप्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्य रूप से अब जिस तरीके से भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट या फिर आप मोबिलाइजेशन किया है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर है और इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं। जी बिल्कुल सुमित, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही और ये जो मूवमेंट नजर आ रहा है ये दरअसल बता भी रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस कदर खौफ में है। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, अगर बात हो सीधी सीधी तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सैफुल्लाह कसूरी का नाम आपने सुना है? लश्कर में हाफिज सईद का डेप्यूटी है। अगर समीर मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे ना दरमियान में। नहीं, सीधी बात करेंगे तो आप ही बोलेंगे। इरशाद साहब, मैंने आपसे सिंपल पूछा, सैफुल्लाह कसूरी का नाम आपने सुना है? एक छोटी सी मिसाल में देना चाहूंगा। देखिए, सुना है या नहीं सुना है? मिसाल मुझे नहीं चाहिए। देखिए, सुने समीर, सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? एक मिसाल छोटी सी दूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा पूरे का, अगर आप इत्मीनान से मुझे सुनेंगे। मैं ही कह रहा हूँ, कभी घोड़ी देखिए कितना कीमती बच्चा देती है, लाखों रुपए का, खामोशी से देती है वो। कभी मुर्गी देखी है जो कि आपके घर में भी पाली होगी, वो मुर्गी अंडा 2 रुपए का देती है, लेकिन पूरे मोहल्ले को शोर करके। अरे आप ये मुर्गियों, अंडों, गधों से थोड़ा अलग होकर बात कर सकते हैं। सैफुल्लाह कसूरी की बात की है मैंने, सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है आपने? आपकी बातों से लग रहा है सुना है, लेकिन बताना नहीं चाहते, छुपा कर बैठे हुए। सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? फिर पूछ रहे हैं। गधा भी खिलाऊंगा, मुर्गी भी खिलाऊंगा। देखिए, सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? आप मेरी बात का मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, सुन तो लो यार। बात ये है कि देखिए, कभी आप दहशतगर्दी करते हैं, आप भी कभी दहशतगर्दी करते हैं। अरे फिर वही टेप रिकॉर्डर बजा देते हैं आप। करते हैं अपने दहशतगर्दों के थ्रू। आप कह रहे थे ना मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मैं सच के साथ हूं। अब कहां गया आपका सच? अब आपका ईमान कहां गया? सैफुल्लाह कसूरी को कहां छिपा कर बैठे हैं आप, ये बता दीजिए। तो हो सकता है ये जो खतरा है ये टल जाए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा है मैंने आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि हम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते हैं, दहशतगर्दों को पसंद नहीं करते हैं, दहशतगर्दी का। तो सैफुल्लाह कसूरी कौन है? दावत देते हैं। लश्कर में हाफिज सईद का डेप्यूटी कौन है जिसका नाम आ रहा है पहलगाम आतंकी हमले में, जो छुपा कर रखा हुआ है आपने अपने यहाँ, खुलेआम बयान दे रहा है वो? आप कभी मेरी आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी ISI पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी हाफिज सईद साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक रखिए, फर्क नहीं है ना कोई। ISI में, आपकी आर्मी में और आतंकी संगठनों के आतंकियों में फर्क नहीं है ना कोई। नहीं, और समीर जी एक और फैक्ट इनके सामने रख देते हैं, एक और सबूत रखते हैं। अरे आप इल्जाम की बात कर रहे हैं, आप इल्जाम की बात करें, एक और इल्जाम आप देखिए। बहावलपुर में, जो कि राजस्थान की सीमा से लगता हुआ इलाका है, बहावलपुर का आपका इलाका है, वहां पर आर्मी का कैंप है और उसके ठीक पीछे जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। वहां पर आखिर हमास के लड़ाके क्या कर रहे थे? अब आप ये बताइए। ये सब जो खबरें आ रही हैं वो बता रही है कि कैसे आप लोग आतंकवाद को पाल पोस रहे हो और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मीडिया के थ्रू दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आपकी राह के इतने अकाउंट हैं कि वो ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे फैला रहे हैं, ये मीडिया वार कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी, आप भी दहशतगर्दी आप कर कुछ नहीं सकेंगे। खुदा की कसम, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हम बरसेंगे। नहीं आप नहीं, आप भूल गए। हुआ क्या? आप पुलवामा के बाद, उरी की बात है, बहुत लेटेस्ट है ना। करगिल और 65 और 71 या 47 48 का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप पुलवामा, उरी को भूल गए लगता है। हम आज की बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं पड़ेगा कि बालाकोट में जो पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, आप उसको भूल गए ना। जिस तरह से बम बरसे थे आतंकी ठिकानों पर, आप भूल गए ना। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि जो गरजते बरसते नहीं? तैयार है, उनकी सेना तैयार है।
पाकिस्तान, आपको मालूम पड़ गया ना कि मेरी पूरी सेना तैयार है, मेरी नेवी के जवान तैयार है। आज इरशाद अहमद खान साहब, ऐसा लग रहा है मुझे मैंने आपका गलत इंट्रोडक्शन दे दिया। आप तो सैफुल्लाह कसूरी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं आज आप तो हाफिज सईद के स्पोक्स पर्सन बन गए। मत रहिएगा प्रोफेसर सतीश क्या कहेंगे इरशाद अहमद खान साहब? मतलब नाम सुन लिया, समझ भी गए किसका जिक्र हो रहा है, कौन है इस आतंकी हमले के पीछे, ये तो उनको बखूबी पता है, सरकार में है ये पार्टी। लेकिन बचाव का तरीका, ये जो डिनायल मोड है, इसका क्या जवाब हो सकता है? समीर भाई देखिए, हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो भी स्पोक्समैन हैं उनकी अपनी कोई वजूद है। जब प्रधानमंत्री की कोई वजूद नहीं है वहां पर, तो जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सेना के द्वारा हो रहा है। तो भारतीय दृष्टिकोण से भारत पिछले 70-75 सालों में भारत की सोच थी कि हम अपने पड़ोसी देशों में शांति, स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहेंगे, और पाकिस्तान को उसी नज़रिए से भारत लगातार तमाम गलतियों के बावजूद भी उसे छूट देता रहा। पिछले 7-8 सालों में हमने बातचीत बंद की, और ये इस रास्ते पर कि पाकिस्तान में शायद कोई सुधार आए, लेकिन वो सारे मानवीय कारण अब खत्म हो चुके हैं इस आक्रमण के बाद। अब जो फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है वो फर्स्ट फेज में वो बहुत ही सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक है। आने वाले समय में जो समीकरण हम लोग लगा रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे, और आवाम। और जब आप ये कह रहे हैं सतीश जी, जब आप ये कह रहे हैं, एक और अहम खबर आ रही है इस वक्त, भारत के एक्शन से जुड़ी हुई एक और अहम खबर है। भारत ने पाकिस्तान सरकार पर कार्रवाई करते हुए उनके एक्स अकाउंट को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई है, एक और कदम उठाया गया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, बताइए पूरी खबर क्या है? बिल्कुल सभी, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एक्स हैंडल पर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और आईटी मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाते हुए साथ में अभी चिन्हित किया जा रहा है कि जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और जो अब पाकिस्तान से एक्स के अकाउंट चल रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया पर जो अकाउंट चल रहे हैं, उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है थोड़ी देर में। और इस पे ये वॉच किया जा रहा है कि कौन कौन से अकाउंट हैं जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं या फिर गलत जानकारी साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब भारत सरकार पूरी तरह से हर कदम पर सख्त कदम उठा रही है और हर एक पहलू को जांच रही है कि किस तरीके से इस मामले में वॉच किया जाए हर एक कदम को। और सबसे अहम बात यह है कि जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था उसको लेकर के भारत सरकार बहुत सजग है और सख्त है इस मामले में। जी समीर, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करना भी बहुत जरूरी है और उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। और देखिए समीर, एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर। एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कमांडर से बात कर रहे हैं आसिम मुनीर। तीनों फोर्स के कमांडर्स के साथ बैठक हो रही है। पाकिस्तानी फौज इस वक्त 24 घंटे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उसको डर है कि कभी भी भारत की तरफ से बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। कल फवाद चौधरी ने जो बयान दिया था, विपक्ष के नेता जरूर है, बल्कि उनकी तरफ से यह कहा गया था कि वो सरकार के साथ है, यानी सत्ता हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान हर तरफ यह खौफ पसरा हुआ है कि भारत इस बार बहुत ही बड़ा और करारा हमला करने वाला है, जवाब देने वाला है। और भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक हो चुकी है, पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान को अब भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। दहशत में इस वक्त पाकिस्तान की वायुसेना, एयरफोर्स नजर आ रही है। पाकिस्तान की पूरी फौज इस वक्त अलर्ट मोड पर रखी गई है। पाक फॉरवर्ड बेस को एलओसी पर अलर्ट कर दिया गया है और सीमा पर पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, इस वक्त पाकिस्तान में हलचल जबरदस्त नजर आ रही है, जो तमाम मूवमेंट्स हैं उसको लेकर कुछ और खबरें हैं क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल, कल से ही मैं आपको बताऊं कि जो फॉरवर्ड बेसिस है, खासतौर पे पाकिस्तान की 10 कोर के अंदर जितने फॉरवर्ड बेसिस आते हैं, खासतौर पे वहां पे पेट्रोलिंग मना कर दी गई है, सभी को बेस में रहने के लिए कह दिया गया है। आर्टिलरी और जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत तेजी से की जा रही है। और खास बात यह कि समीर की जो अपने दूसरे बॉर्डर्स पे, यानी अफगानिस्तान के साथ लगते बॉर्डर, वहां से अपनी सेनाओं को वापस बुलाया जा रहा है और उनको डाइवर्ट किया जा रहा है एलओसी की तरफ। तो निश्चित
निश्चित तौर पर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मैसिव फोर्स मोबिलाइजेशन की जाए इस इलाके के अंदर। और पाकिस्तान का ये डर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान को साफ है कि जो करतूत पाकिस्तान की तरफ से की गई उसका जवाब पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल। और जनरल आसिम मुनीर की ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसी स्पीच के दौरान कैसा नफरत भरा भाषण दिया गया था, कैसी नफरती स्पीच दी गई थी और नफरत को इंजेक्ट करने की कोशिश कैसे की गई थी, ये भी हमने कुछ दिनों पहले सुना था और उसके बाद पहलगाम में हमला हुआ है।